हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें एल के गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं नए वीडियो के साथ। और इस बार जो ये वीडियो है कुछ अलग प्रकार का है। कक्षा 10 का जो 14 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन यहाँ पर हम आज करेंगे। पेपर थोड़ा लेंथी था लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं था, सिंपल पेपर था। इस पेपर की सहायता से आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक भी ला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड ये पेपर बनाया गया था। बहुत ही अच्छा पेपर था। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 48 व 64 का HCF क्या होगा। अब आप इसमें HCF दो तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इनकी गुणनखंड कीजिए। तो देखो, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन की सहायता से भी आप कर सकते हो कि जो ये 16 है, 16 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए, 24 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, और इसी प्रकार 64 के गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 32, अब देखिए 1 2 3 4, 4 बार तो ये 2 2 आ रहा है, और 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो इसका HCF है वो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी आ जाएगा आपके। इसी प्रकार 3x + 6 के शून्यांक तो नॉर्मल है, इसके शून्यांक हम निकालेंगे तो 3x + 6 = 0 के शून्यांक का मान क्या होगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना ओनली, तो x का मान निकालेंगे तो इसके लिए सीधा सा है कि 6 को आगे भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, इधर x को रखना है और ये बटे में आ जाएगा 3, तो इधर हो जाएगा x = -2, तो इसमें आ जाएगा इसमें b। यहाँ पर देखिए x² - kx - 4 = 0 के मूल वास्तविक होंगे। यदि मूल वास्तविक है तो जो प्रश्न इसमें दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग x² - kx - 4 = 0 के मूल वास्तविक, और मूल वास्तविक है तो इसमें कंडीशन लगेगी b² - 4ac। तो देखिए मान रखो इसमें बाद में हम इसमें क्या करेंगे आगे, जो के का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस मान में। प्रश्न नंबर जो 4 दे रखा है इसमें, प्रश्न नंबर 3। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b का जो मान है वो -k है, इसका होल स्क्वायर हो गया, -4 गुणा 1 गुणा -4, तो यहाँ पर आ जाएगा k² और ये इसके साथ गुणा होगा प्लस का 16। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखिए इसका पक्षांतरण करेंगे ना आगे, मतलब मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होने पर क्या होता है कि बराबर तो आता है, तो इसका मतलब k² = 16, या इसका रूट के अंदर निकालेंगे ना तो +-4, परंतु ये दोनों जो मान है इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये CBSE बोर्ड में 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं यदि
वे समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी, देखिए वाई से दूर पहुंच रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें डी आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है इसमें, अब 6 को किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर 2 10 30, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10, 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब इसका यहाँ पर 2/√3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये वाला मान इसके साथ गुणा और ये वाला इसके साथ गुणा। तो अब यहाँ पर जब हमें इसको गुणा करें ना, तो ऊपर तो हो रहा है 2 गुणा 3 और ये हो रहा है 4/√3, तो ये वाला मान इसके साथ कट जाएगा और ये जब कटेगा तो इसके ऊपर रूट लगा देगा, तो √3/2 आ रहा है। और √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का होता है। किसका होता है, sin 60 का, तो इसमें आ जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1। अब देखिए बहुत इजी सा प्रश्न है ये। 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए, तो 1 + 10 स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो इसको जब चेंज करेंगे 1 ये सेक स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए। अब 4 संख्या होती है तो ये वाली ऊपर चली जाएगी, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक वर्त की स्पर्शरेखाएं हो सकती है अनंत, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं दे रखा है। एक वर्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं, देखिए 1 2 और ये 4 जो ऑप्शन होते हैं ना, अगर एक बिंदु से खिंचवाता तो वहाँ पर एक खींचते, 2 से खींचते, मतलब बाहर वाले बिंदु होते हैं ना, बाहर का बिंदु होता है, ऊपर वाले बिंदु से एक खींचता है, बाहर वाले से 2, और यहाँ पर कोई बिंदु स्पेशल नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसका मान आ जाएगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के बिंदु ओ, देखो ये हमने वर्त बना लिया, इसकी त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर। वर्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ, तो ये मान लो ये स्पर्शरेखा हो गई PQ। स्पर्शरेखा PQ के अंदर O से, ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ। इसका मान कितना हो गया, 12 हो गया, इसका कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसका मान पूछा है तो इसका मान आ जाएगा 13 पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो इसमें आ जाएगा बी। ओ 13 नहीं आएगा, सॉरी, देखो 12 का वर्ग हो गया 144 हो गया, और यानी यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हो गया 12 का स्क्वायर और आधार PQ स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 144 और ये इधर आकर घट जाएगा, तो PQ का जो मान आएगा वो आ जाएगा √119 न कि। यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन प्रायिकता से पूछा गया है, PE बराबर 0.10 है, तो E मतलब 100 में से घटा दो इसको भी। देखो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे प्रश्नों किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, मतलब अब यहाँ पर देखो समझने की कोशिश कीजिए, इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है ना, PE + PE डैश बराबर
1 लग रहा है। इसका मान दे रखा 0.10, तो इसका मान कितना हो गया, ये 0.9 हो जाएगा, 0.9, यानी 1 में से घटेगा ना। देखो 1.00, तो 0 पॉइंट ये घटाएंगे यहाँ से, तो 0.9, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके बी। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए इसमें, एक तो ये रहा पहले वाला क्वेश्चन, और ये तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम इसको हल करेंगे ना 11वें प्रश्न को, तो देखो सबसे पहले हम इस जो 96 इसके गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 48, 2 का लगाएंगे 24, फिर 2 का लगाएंगे 12, फिर 2 का लगाएंगे 6, फिर 2 का लगाएंगे 3, और फिर 3 का लग जाएगा 1। इसी प्रकार से जो 404 है, इसमें 2 का लगाएंगे 202, फिर 2 का लगाओगे 101। अब 101 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 2 इधर 2, तो 2 और 2 4, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं इसमें। तो 12वें क्वेश्चन में देखो आप, रेखिक समीकरण दे रखा आपको 5x + 3y + 6 = 0, 10x + ky + 9 = 0, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल है मतलब अद्वितीय हल इसमें दे रखे हैं। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रेखा है ना वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद रेखाओं का जो समीकरण बनता है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 ये बनता है। तो अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें क्या करना है, बारी बारी से मान रखना है इसमें। तो देखो a1 का मान तो हो गया 5 और a2 का हो गया 10, नॉट इक्वल b1 का कितना हो गया 3 और इसका हो गया k। तो यहाँ से मान निकल जाएगा। तो ये तो कट गया, मतलब काटोगे तो 2 बार कट गया, तो इसका मतलब मान आ गया k नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपको 12वां। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में सारवंत्र ज्ञात करना है। तो सारवंत्र बिल्कुल ईजी सा, देखो कैसे -4 0 4 8 इसका सारवंत्र पूछा है। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से घटाएं, तो क्या हो, सीधा सा तरीका पीछे से घटा दो, यानी 8 में से आप कितना घटाओगे, 4 घटाओगे तो 4 ही आएगा। या फिर यहाँ से घटा रहे हो तो देखो 0 माइनस भी -4, तो इसका मतलब कितना रहे 4, तो इसका सारवंत्र कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन था समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। तो a12 का सूत्र लगा लो, a + 11d। अब a का मान यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, 11 गुणा, अब देखो 7 में से 5 गया 2, तो इसका मतलब आ गया 22 और 5 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये 15वां क्वेश्चन है 2 sin 45। तो देखो 2 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 इसका मान भी कितना होता है 1/√2। अब देखो एग्जामिनर प्रश्न किस प्रकार से, यहाँ से नीचे गुणा करेंगे कंप्लीट तो हो जाएगा, 2 गुणा 1/2 और इसको काटेंगे 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अब उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये आधार आपका, ठीक है, और ये कोई मीनार बनाई गई है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और कोई प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है। अब ये ऊपर देखेगा इस वस्तु को, तो वस्तु और आँख के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी समांतर, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो 18वां प्रश्न आ गया आपके पास यहाँ पर, मतलब बेसिक ज़्यादा दिया है पेपर में। एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। एक वृत्त है, जैसे
देखो ये वर्त बना लिया, एक वर्त, उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई कि उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। अब इसके बाद में 19वां प्रश्न देखो, यदि कोई बिंदु वर्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 हो जाएंगी। ये प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। 20वां प्रश्न, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो त्रिज्यखंड का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा। वर्त की परिधि का सूत्र लिखिए, 2 पाई आर हो जाएगा ये। शंकु के चिन्ह का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, अब शंकु के 22वां क्वेश्चन था, शंकु के चिन्ह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के चिन्ह का क्षेत्रफल सीधा सा है पाई एल कोष्टक R1 प्लस R2, या आप इसको भी ऐसे पाई एल R प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में था 23वां क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात करना है। अब देखो बहुलक में इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमाया है, यहाँ पर आप इसमें दिमाग लगाना है आपको। ये देखो 2 है ना, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। अब यहाँ पर 1 3 कितनी बार, 1 2 3। अब इस प्रश्न का बहुलक भी क्या है, 3, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x के स्थान पर जैसे 3 आएगा तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार हो गया, तो इसका मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सीधा से लिखना है। इसके बाद में एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो समअंकानिक प्रायिकता सीधा है कि पासे को जब फेंकते हैं तो कुल अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। आप सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है और 1 नंबर के प्रश्न में ऐसा ही लिखते हैं। इसके बाद में है 25वां प्रश्न। अब 25वें प्रश्न में आप देख रहे हो यहाँ पर यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 मतलब हल कर देता है उसको 2/3 में, तो प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता मतलब प्रश्न, कुल प्रश्न कितने, 3 प्रश्न है, 3 में से 2 को हल कर देता है तो उसकी प्रायिकता 2/3 हो जाती है। लेकिन एक प्रश्न हल नहीं कर पा रहा तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3। इसके बाद बहुत सिंपल पेपर आया है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का जो क्षेत्रफल है ना, किताब के आधार पर अगर हम इसको लिखें, 26वां क्वेश्चन है वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल है ना, हमें किताब के आधार पर वैसे लिखेंगे, लेकिन अगर ये देखो एक सूत्र ये भी होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2, एक तो ये भी होता है। लेकिन अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस तो देखो ये आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है। अब 27 में क्या है, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है और इसके पूछा है विभक्ति कर क्या होंगे। तो देखो विभक्ति कर का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac, इससे करेंगे पहले। तो b का मान देखिए कितना है, b का मान है 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3√3 गुणा में √3। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कंप्लीट और 3 3 9 और ये 36, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा, 64। तो जो इसके विभक्तिकर होंगे, अब यहाँ पर जो ये मान आपको प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है देखो b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा रहा है। तो इस स्थिति में जो विभक्तिकर होते हैं, मूल होते हैं, वो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो इसके 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। कैसे होंगे, विभक्तिकार होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका था 28वां प्रश्न। तो 28वें प्रश्न में देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। अब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0
ये आपका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। क्या हो गया, मानक रूप। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ए का मान है ना, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ये राशि यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के साथ स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर अगर ख़त्म हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मान है ये इसका मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम क्या करें इसमें, माना कि √2 क्या है, एक परमेय संख्या मान लेते हैं इसको। तो इसका विपरीत लेंगे, इसका विपरीत लिया, माना विपरीत लिया यह है ना। अब तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये √2 बराबर p/q, क्योंकि परमेय संख्या को p/q के। अब इन दोनों को वज्र गुणा करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे। देखो ये जो लाइन है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस प्रश्न की, कि p व q दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अतः इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो आगे इस प्रक्रिया को करते हैं। इसको इसके साथ गुणा कर दो, वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा आपका √2q बराबर p। अब इस समीकरण का दोनों तरफ आप फर्क करोगे ना, यानी दोनों तरफ फर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ इसका वर्ग कीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने से ये मान हो जाएगा आपका √2q का स्क्वायर और ये p का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ से तो ये आ गया आपका 2q² और p²। अब देखिए यहाँ से आपको ये कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है, जैसे चूँकि 2 का भाग p² में जाता है, परमेय 1.3 के अनुसार, इसलिए 2 का भाग p में भी जाएगा, तो ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये आपका जो समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1, तो समीकरण 1 में p बराबर 2r रखने पर, तो इसमें रखो 2r, तो देखिए 2q² बराबर 2r का स्क्वायर, तो 2q² और इधर हो गया 4r² हो गया। अब ये इससे कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा q² बराबर 2r। अब यहाँ से वही लाइनें बन गई जो अभी ऊपर लिखी थी कि 2 का भाग, चूँकि 2 का भाग q² में जाता है, इसलिए 2 का भाग q में भी जाएगा। तो इसमें अब देखो यहाँ से हमने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी, अगर याद हो तो आपको, कि p और q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, अतः इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो 3 और 5 है तो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होता है, अलग अलग संख्याओं में भाग नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि p में 2 का भाग भी जा रहा है और q में 2 का भाग भी, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर। ये जो कुछ लाइनें हैं वो हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि p व q का
उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब ये जैसे 2 आया तो जो पहली लाइन लिखी थी उसका विरोधाभास हो गया। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। एक लाइन ही हो गई, एक लाइन ही हो गई। अब विरोधाभास जैसे यहाँ से प्राप्त हो रहा है तो हम लिख देंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अब कल्पना असत्य हो गई, किसके कारण हुई है? त्रुटि के कारण हुई है। अब ये कल्पना असत्य हुई तो हम कह देंगे अतः √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, एक द्विघात व्यंजक ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल ये हो। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, x² - x कोष्टक अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिए x² - x ये √2 हो गया प्लस 1/3 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब इनका लघुत्तम लेंगे बट्टे में, ये 3 से गुणा हो जाएगा। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और ये बटे में 3 था, ये 0 की इधर चला जाएगा। तो ये आपका व्यंजक बन। 31वां प्रश्न है, इसमें गुणनखंड विधि से हल करना है और समीकरण आपको दे रखा है इसमें x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल बताने हैं। तो देखो सीधा सा है, गुणा करने पर तो आना चाहिए 10 और जोड़े घटाए तब 3। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे x को, तो x माइनस कितना हो गया 5, और इन दोनों में कॉमन लेंगे 2 तो x माइनस हो गया 5। तो x प्लस 2 और x माइनस 5, तो इसके 2 पार्ट बना दो। तो यहाँ से तो आ जाएगा x बराबर -2 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो ये इसके मूल हो जाएंगे 2। ठीक है। इसके बाद में आपका 32वां प्रश्न। देखो 32वें प्रश्न में क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है, प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, इसमें एक का मान हो गया आपके पास इसमें 13, और जो डी का मान है 8 में से 13 जाएंगे -5 हो जाएगा, और एन का मान हो गया 20। तो अब हमें 32 पदों का योग इसमें निकालना है। तो एस एन का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा में डी हो गया। तो एस 32 बराबर 32/2 2 गुणा 13 प्लस 32 माइनस 1 गुणा में -5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 16 और ये हो जाएगा 26, यहाँ पर रहेगा 31, और 31 को माइनस के साथ गुणा करेंगे ना 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 31 को 5 से गुणा करो -155 और ये 16। देखो जब इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो ये आएगा -129, और जब इसको इसके साथ गुणा करें तो -2064 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें sec थीटा 13/12 के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दे रखा है
सेक थीटा का मान सेक थीटा का मान दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। लाल बटा कक्का का जब इसमें हम प्रयोग करते हैं, लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का में देखो सेक का संबंध होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना, तो उसमें जैसे ABC, तो कर्ण कितना हो गया 13, आधार हो गया 12, तो इस भुजा का मान आ जाएगा 5। अब हमें बारी बारी से मान निकालना है इसमें, यानी साइन थीटा, फिर कोस थीटा और टेन थीटा। अब ये 3 मान निकाल लो, फिर यहाँ से निकाल। देखो साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 5 और कर्ण कितना 13। अब इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो इसमें लिख दो 13/5 हो जाएगा। कोस थीटा, कोस थीटा इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 12/13। टेन थीटा, अब टेन थीटा में देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या होता है, लंब यहाँ पर दे रखा है 5 और आधार 12। अब टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट का लिख दो 12/5। तो ये इसके माना जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन आपका 34वां। देखिए 34वां क्वेश्चन भी सेम इसी का एज इट इज दे दिया यहाँ पर, कोट 7/8, बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले तो जो कोट थीटा है ना, आपको इसमें मान निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ इस पर आपको, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इसमें दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा देते हो, तो इसमें देखो ऊपर सरल समीकरण लग रही है बीजगणित की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और ये होता है साइन स्क्वायर, तो ये आपका चेंज हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा में। अब जब कोट स्क्वायर थीटा में चेंज हो गया, तो यहाँ पर कोट का मान दे रखा है 7/8, दोनों, तो ये हो जाएगा 49/64। इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया। देखो 35 में क्या करा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मानकर चलो इधर से ये आपका एक पेड़ था, आंधी आने से पहले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाए। अब देखो इसका जो आधार है ना, ये आधार हो गया मानकर चलो, जैसे A, B एंड C, ये आपको पूरा पेड़ है। अब आंधी आई और आंधी आते ही ये पेड़ यहाँ से टूट गया, मान लो D बिंदु से टूट गया। और जो इसका AD सिरा था, AD सिरा क्या होता है कि इस प्रकार से इधर ये लटक गया, ठीक है। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूटा और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लग गया। यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना लिया। अब पेड़ के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु हो गया B बिंदु, पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता 8 मीटर है। अब ये कितना 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मान लीजिए H1 है और यहाँ से यहाँ तक ये H2 हो गया, ठीक है। और इसकी जो पूरी ऊंचाई है उसको मान लो आप H, कैपिटल H के रूप में लिख लो। तो अब हमें क्या करना है, देखो दोनों भुजाओं का मान इसमें निकालना है। तो दोनों भुजाओं का मान इसमें हम निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ले लो इसमें CBD में,